प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मुल्क में दहशतगर्दी की लहर ने सर उठा लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम, सियासी मुखालिफिन के लत्ते लेने तक महदूद। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। थ्रेट अलर्ट के बाद नेक्टा ने हमला रोकने के लिए क्या कदम उठाया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में सदारती निज़ाम का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने सदारती निज़ाम के हवाले से पार्टी तर्जुमानों के इजलास में क्या जवाब दिया। वजीर आज़म और अपोजिशन जमातें अगर सदारती निज़ाम के खिलाफ हैं तो सदारती निज़ाम के निफाज की मुहिम के पीछे कौन है। तर्जुमानों के इजलास की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत माशी और सियासी मुश्किलात का शिकार, मगर वज़रा सब अच्छा की रिपोर्ट देने पर मामूर। हमाद अजहर ने गर्दिशी कर्जे में सालाना 130 अरब रुपए की कमी का दावा कर दिया। एक जानिब मुल्क की मईशत पटरी पर, दूसरी जानिब वफाकी बजट खसारा 1.8 खरब रुपए से तजावुज कर गया। ये कैसी तरक्की है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के सबसे बड़े रेगुलेटर इदारे के सरबराह की तकर्री पर वजीर कानून और खुसरो बख्तियार में फड्डा। वजीर कानून की मुखालफत के बाद काबीना ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की समरी मुस्तरद कर दी। काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, मुल्क में ये जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर है, और आई होप कि वी ऑल होप कि ये कोई इस तरह ना हो कि ये फिर दोबारा से एक सिलसिला शुरू हो जाए, लेकिन इट वाज शेकिंग। जी, एक तल्ख हकीकत ये है कि जब केपी में या बलूचिस्तान में दूर अफ्तादा इलाकों में ये बम धमाके होते रहे हैं, तवातर से हो रहे हैं, काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, पर वो खबर नहीं बनती। और कई दफ़ा वो आप देखते हैं कि सिंगल कॉलम की एक छोटी सी खबर होती है कि फ़लानी जगह पे बम धमाका हुआ, 6 लोग मर गए। मगर जब इस्लामाबाद में और पंजाब के दिल लाहौर में इस तरह का बम धमाका होता है तो एकदम से पूरी रियासत भी हिल जाती है, गवर्नमेंट भी हिल जाती है। शिकायतें भी करते हैं बलूचिस्तान और केपी के, वो यही करते हैं कि हमारे यहाँ वहाँ तो मीडिया न्यूज़ कई हफ्तों महीनों से, 1 साल से सिलसिला जारी है कि ये काउंटर टेररिज्म हमले जो हैं फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, फौज के ऊपर और स्ट्रेटेजिक एरियाज के ऊपर ये काफ़ी अरसे से हो रहे हैं। ये रोज़ खबर आ रही है। मगर चूँकि आज लाहौर में हुआ है और जाहिर है अनारकली बाज़ार में लोहारी गेट के सामने 2 थानों के दरमियान में, बिल्कुल एक थाना 100 कदम पे है, दूसरा 500 कदम पे है, और बिल्कुल वहाँ पे जहाँ रश होता है, पान गली शॉपिंग का सेंटर है, वहाँ पे ये जब हमला होता है 2 हलाक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, और जो है 20-25 जख्मी हैं, 28 जख्मी हैं। तो वो है। उससे पहले इस्लामाबाद में 2 रोज़ पहले जो है एक पुलिस वाले को नाके पे मार दिया गया, जिसकी जो है टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इतराफ़ किया था, क्लेम किया था कि ये हमारी कारस्तानी है। आज के मुतजाद बयानात आ रहे थे। एक खबर ये चल रही थी कि जनाब ये बलोच नेशनल आर्मी जो है ना, BNA, ये शायद 2 फैक्शंस का एक ग्रुप बनाया गया है, उन्होंने की है। मगर ये नहीं क्लियर जो आपने कहा कि ये लहर है, ये कितनी संगीन है, ये कहाँ से आ रही है। बड़ी मुतजाद आ रही थी खबरें सारा दिन। पहले आता रहा कि जी वो सिलेंडर फट, आधा दिन तो ये खबर चलती रही कि सिलेंडर फट गया। उसके बाद जो है ये खबर चलती रही कि जनाब वो काफ़ी जगहों पे ज़राए के हवाले से कि CC फुटेज में वो 2 की शनाख्त हो गई है और उनका पता चल जाएगा। फिर कुछ जगह पे कहा जा रहा था कि जनाब नहीं, उसके सामने जो सरकारी कैमरे हैं लाहौर में सेफ सिटी के, वो आधे से ज़्यादा काम ही नहीं करते हैं, वो बिल्कुल कैमरे नहीं वो चेक किए तो उसमें कोई काम कर रहा था। तो मुतज़ाद खबर आने से इंसान ज़्यादा परेशान भी होता है और डरता भी है, और उसकी बुनियादी ये वजह है कि ये नहीं पता होता कि एक ज़िम्मेदार आदमी होता है, दुनिया भर में ये तरीक़ाकार है कि उसी को बताना होता है, लोगों को तसल्ली देनी होती। यहाँ ये नहीं पता कि वो एक आदमी कौन है। 50 लोग हैं, जिसका जो मुंह आता है वो कहीं जा रहा है और एक ही दूसरे से नहीं मिलती अल्टीमेटली। तो ये जिम्मेदारी शेख रशीद साहब की है,
और जिस तरह हम कहते रहते हैं कि शेख रशीद साहब से आप फॉरेन पॉलिसी पे बात करा लें, उनके पॉलिटिक्स पे बात करा लें, इकोनॉमिक्स के वो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उसने खबरें चलवा रहे थे कि जी उन्होंने इमरान खान को लिस्ट दिया कि महंगाई के ऊपर देखें ये रेट और बताया, इस तरह की अपनी खबरें यूएनओ में खिताब भी करते रहे, में खिताब पे करा लें, चुटकुले करवा लें। जी स्मार्ट स्विफ्ट एंड पता नहीं क्या SSS का उन्होंने कहा है, शॉर्ट एंड पता नहीं स्वीट में बात करता हूँ, चुटकुले करा लें जितनी मर्जी। और आज भी वो चुटकुले कर रहे थे, मैं देख रहा था काशीबाजी के इसमें यही स्मार्ट स्वीट एंड क्या बना के उन्होंने बनाया हुआ है, बंदा रखा हुआ उन्होंने इन कामों के लिए लिख के देते हैं। उन्होंने बड़ी मुबहम बात की कि टीटीपी से जो है हमारा बात हो सकती है, होनी चाहिए, मगर अब हमारा सीज फायर ख़त्म हो गया है, समझ नहीं आ रही हो रही है नहीं हो रही, क्यों हो रही है, किस तरह हो सकती है। इसके मतलब भी उन्होंने कि जनाब ये बलोच के कौन से फैक्शंस हैं और आइंदा के दिनों में लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए, कितना डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा बॉर्डर फेंसिंग का जिक्र किया और इशारे दिए कि दुश्मन पार से बॉर्डर पार से हो रही है हरकतें, एंड स्वीट एंड स्मार्ट एंड मतलब ये है कि एक मज़ा खेज था और तकलीफ दे था। तकलीफ दे इसलिए है कि ये जब भी ये वाक़या होता है तो ये हमारी यही तकरीर होती है जो हम हमेशा करते हैं, वो उसी वक्त एकदम याद आता है। और जब आपने कोई करना होता है सॉलिड काम, सॉलिड जो एक्शन करना होता है, तो उस वक्त जैसा कि नेशनल एक्शन प्लान यहाँ पिछली गवर्नमेंट में बनाया था, सारी हमने भी कई प्रोग्राम किए, सब ने किए, पूरी पार्लियामेंट बैठी, सारी हुई, और उसके ऊपर वो गायब है, वो डस्टबिन में फेंक दिया गया। अभी रिसेंटली जो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की गई है और उसके अंदर जो है बड़ी अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं जी होलिस्टिक किस्म का हम कहेंगे तो ये सिक्योरिटी जो है ना, इसमें एनवायरनमेंट भी डालें, फूड भी डालें, इकोनॉमिक्स तो डालें ही डालें, और सारी चीज़ों को डाल के सिक्योरिटी करें। मगर बहरहाल जो नेकेड सिक्योरिटी, डायरेक्ट सिक्योरिटी है, वो काउंटर टेररिज्म ही है। वो चैप्टर बड़ा छोटा सा नजर आया उसके अंदर। और दूसरा उसके अंदर जो है कि जब दिखाई गई उसमें फौजी हजरात हमारे दिखाए गए और लार्जली वो उनकी अम्ब्रेला में बनी गई, बताया गया जी NDU की बड़ी शमूलियत है और भी बड़ों की शमूलियत है, यूनिवर्सिटी वगैरह भी है। मगर जो एक मिसिंग लिंक नज़र आया जो कि ऑप्टिक्स में होना चाहिए था, वहाँ पे एक अदद IGP साथ बैठना ये था, वहाँ पे FIA का भी दिखाना चाहिए था कि जिन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी ये शहरों में जिन्होंने डायरेक्टली डील करना है वो आपकी पुलिस है। पुलिस के रिफॉर्म्स पे, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट पे यहाँ एक नेफ्टा बनाया गया था, नेफ्टा बनाया गया था, उसका क्या स्टेटस है वो हमें नहीं पता। पुलिस को कैसे ठीक कर रहे हैं हमें नहीं पता, जो आपके मिनिस्टर साहब हैं वो हमें नहीं पता। 5-6 आपके जो इंटीरियर सेक्रेटरी चेंज होते हैं सूबों में भी और यहाँ भी जो है। तो जब दुनिया भर में ये वाक़यात हो जाते हैं, मगर जब ये तसल्ली हो कि ये वाक़यात हो जाते हैं, ये इसको हम नहीं कर सकते, मगर लोगों को अपनी गवर्नमेंटों पे जब ये एतमाद हो कि जैसे भी होंगे हालात हम डील करेंगे, हमारी रियासत और हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदारी के साथ डील कर रही है, तो लोगों को तसल्ली रहती है। ये दुनिया भर में बरतानिया ने 150-125 साल आयरलैंड की रोज़ धमाके होते थे, मगर रियासत और गवर्नमेंट चलती रहती थी और भी बेताशा पे इस तरह के काउंटर टेररिज्म में होता है। पर उनकी हमारे मुकाबले में अपनी रियासत और गवर्नमेंट और मशीनरी के ऊपर एतमाद ज़्यादा होता है कि हैंड। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमें वो एतमाद नहीं है। मेरा जाहिद गशकोरी साहब भी वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, फॉलो करते हैं, उनसे भी पूछ लें। जी डॉक्टर की बात की ना, मैं इसीलिए मैंने जाहिद गशकोरी साहब को आज जहमत दी है। मैं जो बातें करना चाह रहा था सारी आपने समअप की हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। तो गशकोरी साहब का बड़ा मतलब वन ऑफ बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो पिछले रिसेंट ईयर्स में आए हैं, और गशकोरी साहब ने इस पर टेररिज्म रिलेटेड चीज़ों पर खासा ये काम किया। रिपोर्टर से बेहतर कोई मेरा ख्याल है कोई इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस नहीं दे सकता, तो लिहाजा मैंने कहा कि इनसे बात कर। गशकोरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, आमिर मतीन साहब, आपको भी मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अभी आपने सुना होगा आमिर साहब का तबसरा भी सुना है, बड़ा जामे और बड़ा कम्प्रिहेंसिव था। मेरा जो उस पर फोकस था जिस पे आपको जहमत देने का हमने किया है, जो नेक्टा की बात की है, बहुत बड़े पंप एंड शो के साथ बड़ी यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा बजट रखा गया, बड़े बड़े पुलिस अफसरान, बल्कि मैं कहूँगा आपको याद होगा तारिक परवेज साहब थे, TP साहब बड़ा नाम था उनका, वो आए थे, उन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी थी।
बिल्ड किया था। इसका तो काम ही ये था कि इन्होंने टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म पे बैठ के इन्होंने चीज़ें करनी है, अलर्ट जारी करनी है, पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इन्होंने इकट्ठी करनी है, इन्होंने सूबों के एतमाद में लेना है। और ये तो पता चलता है कि ये कहीं आगे एग्जिस्ट नहीं करता। बल्कि मेरी खबर तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो शायद मेरे को 3-3.5 साल में कभी इसका इजलास नहीं बुलाया होगा। शायद वज़ीर आज़म को पता ही नहीं होगा कि नेक्टा नाम की कोई चीज़ भी है। कोई नेक्टा भाई, कोई लाख साहब सुना है, मैं तो पूरा नाम भी नहीं जानता। वो मसूफ को सुना है, बैठे हुए हैं, उनका क्या रोल है, किरदार है, ये जरा बताएंगे कि ये सारे इदारे जो हैं ये उस वक्त जागते हैं जब लोग मारे जाएं बेचारे वहां पे बम ब्लास्ट में। तो ये सफेद हाथी क्या कर रहे हैं इस मुल्क में, जितने इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे? देखिए राहुल साहब, पहले तो इस इदारे का 2 अरब रुपया बजट जो है वो गुज़श्ता 4 साल से वापस हुकूमत को चला गया है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट लेने थे, जो बहुत काम करने वाले लोग लेने थे, वो इस इदारे में बहुत कमी है। 70% लोग जो हैं वो एक्सपर्ट नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और ये इदारा 2008 से बना था, इसको कानूनी शक्ल 2014 में दी गई थी। और इसका जो अहम कानून का हिस्सा है, इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होता है, उसको वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान हेड करते हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। एक बड़ा हाई पावर्ड बोर्ड है और उसकी एक ही मीटिंग हुई है गुज़श्ता 8 साल में। वो 25 सितंबर 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली और आखिरी मीटिंग बुलाई। फर्स्ट एवर बोर्ड ऑफ मीटिंग थी नेक्टा की, जो कि नेक्टा का कानून और उसके रोल को रिव्यू किया गया था। उसके बाद से ये जो दौरान गुजरा है 3.5 साल से ज्यादा का, उसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, वो भी नेक्टा बोर्ड की सब कमेटी की मीटिंग, जिसमें तारिक परवेज साहब का आप नाम ले रहे थे, वो भी यहाँ पर इसमें शामिल हुए थे। और बदकिस्मती ये है कि जो नेक्टा इम्पोर्टेंट बॉडी है और शेड्यूल 4 के, जो कि ऐसे लोग होते हैं जिन पे रियासत चेक रखती है, और जो एंटी टेररिज्म एक्ट लॉ है 1997 का, जो कि लेटेस्ट चौधरी निसार जब वजीर दाखिला थे उसमें एक तब्दीली की गई थी कि ये वो लोग होंगे जो शेड्यूल 4 पे जो रियासत के अमन को खतरा होंगे। और सबसे बड़ी खबर है, ये आपके प्रोग्राम के लिए ब्रेकिंग स्टोरी है, कि 8300 लोग ऐसे थे जो रियासत के अमन के लिए खतरा थे और पाकिस्तान की 79 कालादम तंजीमों से उनका ताल्लुक था। और गुज़श्ता 2 साल से उससे 5300 लोगों को हटा दिया गया है। अच्छा, ये 5300 लोगों को शेड्यूल 4 से हटा दिया गया है और अब 3108 के लगभग लेटेस्ट जो फिगर है वो लोग सिर्फ शामिल है। और रियासत ने उन 5300 लोगों को न्यूट्रलाइज नहीं किया, यानी कि वो लोग जिन पर पहले चेक था वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर आप नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे थे। यार जाहिद रुकिएगा, आपने बहुत बड़ी बिग स्टोरी आपने ये ब्रेक की है कि यहाँ पे ये कोई 8300 के करीब ऐसे लोग थे जिन पे रियासत का चेक था। तो उनको थाने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करना होता है, मतलब शेड्यूल उसमें शहर छोड़ने से पहले थाने को बताना होता है। आप ये बता रहे हैं उसमें से 5300 5300 को नाम निकाल दिए गए हैं, तो किस बेसिस पे निकाले गए, किसने इनकी सिफारिश की, क्या क्राइटेरिया था, ये जरा बताएंगे। इट्स बमशेल। तो बहुत बड़ा तादाद टीएलपी के उस पर निकाला गया था, ये उसके अलावा फिगर मिला के बता रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जो लेटेस्ट इसकी डेवलपमेंट थी वो 730 शेड्यूल 4 पे लोग थे जब तहरीक लबैक पाकिस्तान को कालादम कर दिया गया था। उसके बाद जब गवर्नमेंट की निगोसिएशन हुई, उसको उससे कालादम से हटा लिया गया, और लेकिन उनके 730 लोगों को शेड्यूल 4 से हटा दिया गया। ये खबर तो इधर रुकती नहीं है। ये जो लोग शेड्यूल 4 पे थे, इनके आपको ये मालूम हो शायद कि 4900 अकाउंट्स भी थे जो रियासत ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत उनको फ्रीज कर दिया था। उसमें 1.2 बिलियन यानी कि 1 अरब 20 लाख के लगभग 20 लाख रुपए के लगभग करीब पैसा था, जिसको जब्त कर लिया था रियासत ने। और रियासत इस पे तहकीकात कर रही थी कि ये बेसिकली टेरर फाइनेंसिंग में फॉल करता है, जिससे कालादम तंजीमों को या उनसे जुड़े लोगों को जो शेड्यूल 4 के साथ भी बाद में रखे गए कि ये उनका पैसा है, रोका जाए, ये टेरर फाइनेंसिंग को चोक करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट FATF की तरफ फिर मामला चला जाता है। और सबसे अहम बात यह कि जब हम नेक्टा पर फोकस रखे हुए हैं तो नेक्टा पे ही फोकस रखें।
अब नेशनल एक्शन प्लान नहीं जहद कह रहे हैं, एक मिनट सर, एक मिनट, आपने 3-4 बड़ी खबरें शेयर की हैं, थोड़ी सी हमें डिजेस्ट करने दें। आप ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे 8,300 जो थे उसमें शेड्यूल 4 में ये टोटल लोग थे, और इसमें से बाद में वो कहते हैं, आप कह रहे हैं 5300 जो हैं उनका नाम हटा दिया गए, उन 5300 में से 730 जो हैं टीएलपी के थे, बाकी लोग कौन थे, नंबर 1। और नंबर 2 आप ये बता रहे हैं यहाँ बैंक अकाउंट से तकरीबन कोई 4,900 जो फ्रीज किए गए थे इनके कालदम इनके तंजीमों के, और वहाँ पे ये आपको 1.2 बिलियन रुपीस उन अकाउंट्स में था। तो ये पैसे जो है रिलीज कर दिए गए हैं, और वहाँ पे जो आपने फिगर दिए हैं उनको वो कर दिया गया, पैसे रिलीज कर दिए गए 1.2 बिलियन उनको दे दिया गया वापस। देखिए बिल्कुल वापस चला गया, क्योंकि जो फ्रोजन अकाउंट से वो दोबारा बहाल किए। आपको याद होगा उस वक्त के वजीर दाखिला से जो रिप्रेजेंटेटिव थे मुख्तलिफ तंजीमों के और कालादम तंजीमों के, जिसमें आप देखें जमात दावा को कालादम तंजीम करार दिया गया, हाफिज हुसैन अहमद के लिंक थे, और इसके अलावा लोग थे जो स्केजुअल 4 पे थे, और हुकूमत उसके साथ निगोसिएशन में गई और ये इनको ये काम किसके दौर में हुआ है जहद? ये जो आप बता रहे हैं कि 5300 लोगों के नाम हटाए गए और 1.2 बिलियन रुपीस उन कालदम तरीब ये जो बैंक अकाउंट से उनको वापस कर दिए गए, ये किस दौर में हुए हैं, किस हुकूमत के दौर में हुए हैं? ये आधे से ज्यादा जो हैं वो तो इसी हुकूमत के दौर में हुए। जिससे मैंने आपको बताया ना, 25 सितंबर 2018 के बाद एक ब्रॉडर लेवल पे उन्होंने कहा था कि उस पर कमेटी बनाई गई थी, उसमें परवेज खटक डिफेंस मिनिस्टर थे वो शामिल हुए थे, फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर भी शामिल थे, लॉ मिनिस्टर भी शामिल थे फरोग नसीम साहब। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर के उस वक्त के राजा फारूक हैदर। और फिर जब सब कमेटी बनी तो इस पे ये 2016 के बाद से, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब नेशनल एक्शन प्लान 3 साल तक सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको देख रही थी, वो चलता रहा। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने उस पर टेक ओवर किया बेसिकली राह रास्त के नाम से। तो अब तक ये चीज भी मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन जो फिगर्स मेरे सामने आए थे, मैंने एक्चुअली राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत नेक्टा को कई दरखास्तें लिखी, जो हुकूमत पाकिस्तान का कानून है कि हमें आप ये बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान पे 3 साल से क्या हुआ है। उस पर हमें पर्टिकुलर जो क्वेश्चन थे वो मैंने भेजे थे, उसमें जो इन्होंने मालूमात नहीं दी, ये एक बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा ये सीक्रेट है रियासत का, और मैं हैरान हूँ। लेकिन मैं सोर्सेज से, जो क्रेडिबल सोर्सेज है, मैंने उनसे जो फिगर लिए तो आपको हैरानगी होगी कि उससे 40 लाख के करीब लगभग जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन सबसे हुए, छोटे बड़े सब मिला के। उसमें 21,000 से जायद लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में रखा गया, मुख्तलिफ कानून लाउड स्पीकर के लाज से या एक्सट्रीमिज्म के तहत सब लोगों के, और कन्विक्शन रेशियो तकरीबन ना होने के बराबर है। मतलब इतने हजारों केसेस के बाद जो आप बता रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, टेंस ऑफ 40,000 के अंदर 0 के करीब वो कह रहे हैं कन्विक्शन रेट, सजा किसी को नहीं मिली। तो फिर तो ठीक हो रहे हैं बम ब्लास्ट, तो फिर तो लोग ठीक मारे जा रहे हैं, तो फिर गिला किससे है? तंजीमों से गिला बनता नहीं है। एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि 2017 में पाकिस्तान, जब स्टेट डिपार्टमेंट की एक इंटरनेशनली रिपोर्ट आई थी, उसमें पाकिस्तान एक सेफेस्ट कंट्री था। पाकिस्तान में 80% जो वायलेंस था, तशद्दुद था, दहशतगर्दी, वो खत्म हो गई थी, 20% बाकी थी, और पाकिस्तान इंडिया से बेहतर हो गया था। पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे चला गया था, इंडिया 3रे नंबर पे आ गया था। लेकिन इस गवर्नमेंट के बाद 2018 के बाद पाकिस्तान में 2021 जो है वो रेशियो के लिहाज से जो दहशतगर्दी की चीजें, और फिर मैं आपको अगर 3 महीने पे सिर्फ फोकस रख के दूं, उसमें आप अगर देखें जो सबसे ज्यादा डेली बेसिस पे 1 या 2, कम से कम 2 अटैक टीटीपी कर रहा है पाकिस्तान में। 1 महीने का आपको पता है वो दोनों रियासत के दरमियान और टीटीपी के दरमियान ये एक सीज फायर हुआ था, अब खत्म हो। और बाकी जो तंजीमें हैं वो बलोचिस्तान की सिचुएशन वर्स्ट है। दूसरे जो लैंड ऑर्डर पाकिस्तान में 2015-14 की लेवल पे चला गया, इनके मुल्क में दोबारा जो टेरर है वो वापस आया है, दहशतगर्दी। और इस पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई मीटिंग नहीं हुई, नेक्टा जो है वो सिर्फ फिगर इकट्ठे कर रहा है। और हाँ जी हाँ, उसमें एक इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट बनाना था, जो कि एक जॉइंट डायरेक्टोरेट था,
जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज थी और आईएसआई ने शामिल होना था। उसके एक ब्रिगेडियर इमरान साहब को हेड बनाया गया था। लेकिन वो 2 साल की मैराथन मीटिंग के बावजूद, जो लास्ट मीटिंग हुई थी फरवरी 2021 में, कि इस आप जेआईडी को, जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट को एक्टिव करेंगे, ये आपको आगे का लाहेअमल देगा, दहशतगर्दी कैसे रोकनी है, इस पे सिफर काम हुआ है, कोई पेशरफ्त नहीं है। बजट जो है वो 2 सालों का एहसान गनी साहब के दौर में वापस चला गया था। और अभी से जब से लख साहब आए, 2 साल से नेक्टा ने अपनी टेररिज्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी रिलीज नहीं की। उन्होंने कहा कि ये सीक्रेट है। और जब मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत उनको कई बार लिखा कि आप जो एनुअल रिपोर्ट देते हैं पाकिस्तान की, जो दहशतगर्दी का इंडिकेटर देता है कि क्या दहशतगर्दी कम हो रही है, क्या ज्यादा हो रही है, उन्होंने कहा ये भी कॉन्फिडेंशियल है। तो ये किसी भी रियासत में अगर आप देखें जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिक डोमेन में जाती है। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि 2 साल से हुकूमत उसको पब्लिक नहीं कर रही कि ये एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां 30 से 40% स्टाफ नहीं है नेक्टा में, नेक्टा अदरवाइज ऑपरेटिव नहीं है, जो कि जिसको होना चाहिए था। और उसके बाद से इसका स्टैंडर्ड ये सेट किया गया था 2014 में कि जिस तरह अमेरिका में 9/11 के बाद उसकी नेशनल काउंटर टेररिज्म बॉडी बनाई गई थी, पाकिस्तान उसी पैटर्न पे इस नेक्टा को करने जा रहा है। एहसान गनी साहब के दौर में ये नेक्टा एक काफी वाइब्रेंट फॉर्म में नजर आया था। उन्होंने बहुत इस पे काम करवाया, बजट लिया था 2 अरब रुपए का, जो कि एक रिकॉर्ड बजट था, उस बिल्डिंग वगैरह खरीदी। उसके बाद से अब नेक्टा कहीं नजर नहीं आता। या ये लख साहब की सिफारिश कौन है? मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपने बड़े डिस्टर्बिंग हमें चीजें बताई हैं, वो डिस्टर्ब कि इस मुल्क में इतना बड़ा इदारा बनाया गया, एक्सरसाइज की गई, तारिक परवेज जैसे बड़ी एक मतलब क्रेडिबल पावरफुल ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने इसकी बुनियादें रखी और पाकिस्तान से मैं बताया गया बड़े बड़े काबिल पुलिस अफसरान डेपुटेशन पे लाए गए, बोर्ड बनाए गए, बजट दिए गए, इनको पाकिस्तान प्रिविलेजेस दिए गए, गाड़ियां दी गई, इनको अलाउंसेस दिए गए थे। और इन्होंने आके यही काम करना था कि आपने कोऑर्डिनेट करके आपने सूबों को आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ आपने उनको इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, चीजें करनी है। जो चीजें आपने बताई हैं, तो लख साहब जो है ये किसकी सिफारिश है कि कोई मतलब इजलास नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो वो सारी सीक्रेट हैं, कोई बात पूछ लें सीक्रेट हैं, आप जैसा रिपोर्टर जाके इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जलील होता रहा। ये चीजें तो आप उन्हें बतानी चाहिए थी कि इन्होंने टेररिज्म पे क्या काम किया है, क्या रिपोर्ट्स हैं। और उससे बड़ी खबर जो आप बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के दौर में सबसे ज्यादा लोगों को छोड़ा गया है, नाम निकाले गए हैं, इनके बजट इनके लैप्सेस हुए हैं, सजा का जो है तो इदारा खत्म कर दें। फिर ये जो सफेद हाथी आपने पाला हुआ है नेक्टा को, अफसरान के वहां पे मंथने लगी हुई हैं, महीने लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, लाइसेंसेस का इजरा दोबारा शुरू हो गया है काफी अर्से से असले के। अच्छा, उसमें देखिए मैं इस पे ओपिनियन नहीं, मैं आपको इंफॉर्मेशन बेसिकली शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं इस पे काफी काम किया एज ए रिपोर्टर भी, और जो चीजें वहां पर हो रही हैं, और जाहिर है 2014 के बाद एक वाइब्रेंट ये बॉडी सामने आ रही थी कि इस पे बहुत काम होगा। अभी जो बैक टू बैक अगर आप 75 टेरर के इंसिडेंट देखें पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 से 3.5 महीने के अरसे में, उसमें नेक्टा का हमेशा ये रोल रहा है कि जो उन्होंने अलर्ट भेज दिया था कि इसको खतरा है, वहां ये हो सकता है। और इस्लामाबाद जैसे शहर में कई साल बाद, कम से कम 7 साल बाद एक टीटीपी ने अटैक किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, जिसमें एक आपको पता है शहीद भी हुआ है पुलिस वाला, और फिर ऑन द स्पॉट उन्होंने वो किया है। इसके बारे में भी नेक्टा ने कोई जो वजारत दाखिला से मैंने पूछा, कोई पहले कोई ऐसा अलर्ट नहीं दिया था कि कैपिटल में ये हो सकता है, टेरर अटैक हो सकता है, बहुत बड़ी नाकामी है वैसे तालिबान जिसको अटैक कर सकते हैं। और फिर साथ ही उसके बॉर्डर पे I-10 के साथ, I-9 के साथ, पीर वधाई में इससे पहले 4 महीने पहले आपको पता है वहाँ 3.5 महीने पहले टीटीपी ने अटैक किया, जो क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये यहाँ जो अच्छे ऑफिसर्स हैं वो नेक्टा से चले जा चुके हुए हैं, कम से कम 11 ऑफिसर्स पुलिस में या दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए हैं। और अगर आप आज भी 50% ऑफिसर्स को देखें या जो और स्टाफ है, उनका टेररिज्म से या टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो एक्सट्रीमिज्म है,
डी रेडिकलाइज करना है, एक नेपोटिज्म भी है वहाँ पे। आप मुझे याद है तजर्बा नहीं। एक भाई साहब आए थे, एक उस पर्टिकुलर सूबे से लगे थे यहाँ पे इसके, उन्होंने अपने ही सूबे के सारे जो है ना सिफारशी उन्होंने लगा लिए थे निचले लेवल पे, वो भी खबरें आई थी सारी। सो नेक्टा को भी उन्होंने नौकरियों के लिए, जो साहब बड़े आए हैं उन्होंने नौकरियों के लिए इस्तेमाल किया है। वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़ एंड बहुत शुक्रिया आपका जाहिद, आपको हम आइंदा भी आपसे बात करते रहेंगे। तो जनाब अब ये आमिर साहब ये कहानी है, ये स्टोरी ब्रेक लेनी है। जाहिद गशकोरी साहब ने बहुत डिस्टर्बिंग चीजें बताई हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, एक तो जाहिद गशकोरी साहब ने जो डिस्टर्बिंग फैक्ट्स बताए उसके ऊपर अगर आप कुछ कहें, टाइम कम है, और वज़ीर आज़म ने जो मुल्क में सदारती निज़ाम है उसको उन्होंने अक्सर उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कोई इम्कान नहीं है, इसके ऊपर बात होनी ज़रूरी है। टाइम थोड़ा है, मैं सिंपली वन लाइनर कहूँगा। अब ये लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नेक्टा को बिलियंस ऑफ रुपीज़ के खड़ा किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए और बड़े बड़े अच्छे तारिक परवेज़ जैसे लोगों ने अपना जान मारी, खून मारा। उसके बाद जब यहाँ नलायक निकम्मे जो अपना काम नहीं जानते होंगे उनको लगाएंगे, यहाँ भर्तियाँ करवाएंगे सिफारिश पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिफारिश पे ये भर्तियाँ भी होती हैं, डेपुटेशन पे भी आते हैं। जिसको भी लगाना हो, पर्क्स प्रिविलेजेस चाहिए, वो यहाँ भेज दिए जाते हैं। हम इस पे बात करते रहेंगे। सुन लिया होगा पूरी कौम ने कि जिन पे आपके बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सैलरीज पर्क्स प्रिविलेजेस के लग रहे थे, आपकी जान बचाने के लिए ना उनके पास टाइम है, ना प्रायोरिटीज़ है, ना कोई अलर्ट है, ना एक्सपर्टीज है, ना उनके पास बंदे। जाहिद गशकोरी को आपने सुन लिया होगा, 70% people are not experts। ये एक्सपर्ट, और उन्होंने बताया कि जो काम करने वाले बंदे थे वो भी छोड़ गए। इसके बाद कौम मरे या फिर बमों में मरे तो फिर धमाकों में मरे, अनफ्रीज किए हैं लोगों को, उन्होंने उसे शेड्यूल में से निकाला है, तो फिर ठीक है। लोग डिजर्व करते हैं, इसी तरह के ही लोग यहाँ पे आप उस पर डिजर्व करते हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, आप लोग हम पे तनकीद करते हैं, ये बंदे मार रहे हैं आपकी वजह से। आपने इतना बड़ा इदारा बनाया हुआ है, एक सफ़ेद हाथी पाला हुआ है, और आपके पास ना टाइम है ना प्रायोरिटी है। और मुझे नहीं समझ आती लक साहब के पीछे इतनी बड़ी सिफारिश कहाँ से आई है। कोई होगा पावे के बगैर तो आप चल नहीं सकते। हम इसको फॉलो करते रहेंगे, वी विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट। मैं इधर आज बात करता हूँ इस पे सदारती निज़ाम। आज उस पर सदारती निज़ाम पे बड़े ट्रेंड चल रहे हैं माशाल्लाह, इश्तिहार चलना शुरू हो गए, ट्रेंड चलना शुरू हो गए कि बस आखिरी काम एक रह गया। रियासत मदीना भी बन गई है, इससे पहले पार्लियामेंट सिस्टम भी बन गया है, 1 यूनिट भी बन गए हैं, सूबे भी बना ले। 72 सालों में हमने पूरे दर्जन भर हमने काम करने, आखिरी रहता है वो है सदारती। तो आज इमरान खान साहब से वहाँ पे एक उनसे सवाल हुआ, तर्जमानों की मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे बुलाते इमरान खान साहब रोज़ ये काम करते हैं, उनको बैठ कर लाइनें दी जाती हैं। तो उसमें उन्होंने किसी ने पूछा, सिंध से मुझे बताया कि वहाँ पे एक उस पर एक इनके MN है, माइनॉरिटीज़ पे हैं, तो वो शाह कुरैशी साहब के साथ ज़्यादा पाए जाते। उन्होंने ये सवाल किया कि सर वो सदारती निज़ाम की बात हो रही है, तो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं जो मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने इमरान खान साहब ने बिल्कुल इसको सीरियस नहीं लिया। उन्होंने इसको डिसमिस किया है और इतना नॉन सीरियस लिया कि इस पर बात ही नहीं हो सकी। वहाँ छोड़ो यार ये क्या फजूल, इस तरह की उन्होंने बात की। सो वो कहते तर्जमान किसी एक दो से बात हुई, क्योंकि अच्छे खासे लोग होते हैं। मैंने पूछा, मैं जी लाइन क्या है? उन्होंने कहा खुद हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि खान साहब ने तो उसको आगे ओनरशिप ही नहीं दी। सो इमरान खान साहब ने ये जो खबरें आ रही थी कि शायद PTI चाहती है या हुकूमत चाहती है या खान साहब चाहते हैं, तो आज वाला जो उनका था वहाँ पे तर्जमानों का इजलास था, जो मेरी खबर है, उसमें इमरान खान साहब ने इसको बाकायदा डिसमिस किया है। कोई उनको टास्क नहीं दी गई कि आप TV शोज में जाएं और इसको प्रोपागेट करें या वटएवर। तो सवाल ये कि चाहता कौन है? ये सवाल अगले हफ्ते ना डिस्कस अगले हफ्ते टाइम थोड़ा है, लंबी बहस है, इसलिए मैं ज़रा खबर ये तो इसमें से आप वाली स्टोरी दे दें। हाँ, तो खबर ये बहस अगले हफ्ते करेंगे, बड़ी जालाना बहस है, ये जलाना बहस है। सो इमरान खान साहब का मेरी इतला और बड़े कंफर्म्ड एक अच्छे सोर्स ने बताया जो वहाँ मौजूद था, और उसके साथ दूसरा उन्होंने ये बताया कि उन्होंने रिपोर्ट जारी की कि हमारी ग्रोथ 5.3% के करीब, जो मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वो उन्होंने बताई है। फिर उन्होंने कुछ और इंडिकेटर इकोनॉमिस्ट के बनाए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना इमरान खान साहब उन्होंने बड़ी क्विकली कहा कि हमारे रेवेन्यू भी बढ़ गए हैं, रिकॉर्ड जो है रेमिटेंसेस आ गए ठीक हो गया, मगर रिकॉर्ड उन्होंने जो नहीं जिक्र किए, रिकॉर्ड महंगाई का जिक्र नहीं किया, रिकॉर्ड ट्रेड गैप का जिक्र नहीं किया, रिकॉर्ड पेट्रोल की कीमतें, बिजली की, गैस की कीमतें का नहीं किया, रिकॉर्ड गैस लोड शेडिंग का नहीं किया, रिकॉर्ड बिजली की किया। सो पिक एंड चूज किए जाते हैं 2-3 फिगर बीच में से, बाकी जो रिकॉर्ड है वो रहने देते हैं और उससे एक नक्शा खींच देते हैं। बहस ये सदारती वाली बड़ी बेवकूफ़ाना जाहिलाना है कि इमरान खान अक्लमंद कम अज़ कम इस टाइप में नहीं फंसे कि ये वो जो पहले 4 सदर थे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, आर्मी की पूरी माइट भी थी टोटल, उसके बावजूद वो कुछ नहीं इस मुल्क का सत्यानाश बल्कि करके गए। तो ये इमरान खान साहब कैसे? दूसरा ये है
कि सिर्फ मार्शल लॉ लग के ये सदर का सदारती निज़ाम आ सकता है, यहाँ ऑर्डनरी कानून पास नहीं हो सकता। तो खुदा के लिए 50 साल लगे थे 73 के आइन तक पहुँचते पहुँचते मुल्क को इकट्ठा करके एक आइन बनाते हुए। उसको ही मजीद बेहतरी कर लें, ठीक है। दोबारा ये मुल्क जो है ये कानून पे इकट्ठा नहीं हो पाता, तो ये आइन और निज़ाम बदलते रहते हैं। लास्ट ये है, दुनिया भर में हर निज़ाम के तहत लोगों ने तरक्की दी है। सो ये निज़ाम की बहस नहीं है, ये लड़ाई और मसला किसी और जगह है। यहाँ पे आपका एक लीड कैप्चर है, उसने जो गवर्नमेंट आती है उसको उन्होंने कैप्चर पहले ही कर लिया होता आने से, और वो आके डिलीवर करती है। ये है मसला कि यहाँ वो तबकात हैं जो कि बियॉन्ड लॉ हैं, और वो फेवरेट टू दी एस्टेब्लिशमेंट, फेवरेट टू है। अगर हम वो होली काउस को पकड़ के टांगना शुरू कर दें तो ये हर निज़ाम के अंदर वो चीज़ मामला ठीक हो सकते हैं। पर लंबी बहस अगले हफ्ते तक के लिए छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, आज के लिए इतना ही, और कुछ अहम मौजू थे जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी थी। कोशिश करेंगे अगले हफ्ते इन पर बात करें। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।